वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 332 है टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चली है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर 25 इसमें जीएस के प्रश्न हैं। प्रैक्टिस हम इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों की करने वाले हैं और बड़े बड़े स्टेटमेंट वाला टेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थीं? समावेशी विकास की, लोकतंत्र को कायम रखने की, एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, आतंकवाद से मुक्ति की। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1947 या उसके बाद मुख्य चुनौतियां जो थीं वो एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, समावेशी विकास की। ठीक है, आतंकवाद उस समय तक नहीं था, इसने कुछ सालों के बाद पैर पसारे अपने। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1 2 3। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने मुख्यतः एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की और समावेशी विकास की चुनौतियां थीं। इन सभी क्वेश्चंस का आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गांधी जी द्वारा जनवरी 1948 में रखे गए उपवास के फलस्वरूप कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगे? सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई, दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए, भारत सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हो गई। ये सभी ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर भी गांधी जी के मन में गहरी चिंताएं थीं। उन्हें लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं करेगा। अतः जनवरी 1948 में गांधी जी उपवास पर बैठ गए। उनके उपवास का लोगों पर जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई, दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस लौट आए और भारत सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने को राजी हो गई। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। गांधी जी की मृत्यु के बाद निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। 3 घटनाएं हैं यहाँ पर, उपरोक्त में से कौन सी घटना या घटना सत्य है? गांधी जी की मृत्यु के पश्चात विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा फिर भड़क गई। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठन और सक्रिय हो गए। सांप्रदायिक माहौल का जोर लोगों में और बढ़ गया। गांधी जी की मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गांधी जी की मृत्यु से देश के सांप्रदायिक माहौल पर जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गया। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों पर पाबंदी लगा दी। सांप्रदायिक राजनीति का जोर भी लोगों में घटने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। बिल्कुल ऐसा ही था, करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, ये सी है इसका आंसर। देखिए, अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा था। तो दोनों के दोनों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हैदराबाद रियासत के संदर्भ में 3 कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से पीड़ित थे। निजाम के शासन में महिलाओं पर अत्यंत जुल्म किए गए। निजाम के विरुद्ध छिड़े आंदोलन में कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद कांग्रेस अंतिम पंक्ति में थे। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, तीनों के तीनों कथन, डी है इसका आंसर। देखिए, हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी और इसके कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार था। आज़ादी के बाद हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ
एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अंतिम पंक्ति में शामिल थे। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुर रियासत के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर। जून 1948 में चुनाव के माध्यम से यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, जून 1948 में चुनाव के माध्यम से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन तीन कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया। केंद्र सरकार ने 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग सीधे सीधे विकल्प बनाकर पूछ सकता है। 1955 में नहीं बल्कि 1953 में। बाकी पहला दूसरा सही है और तीसरा वाला यहाँ पर गलत है। देखिए, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अनेक कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया। उस समय नेताओं का मानना था कि भाषावार राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान हट सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है। गांधी जी भी इसके खिलाफ थे। केंद्र सरकार ने 1953 में न कि 55 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। फजल अली, ये नाम याद रखिएगा, इस आयोग के अध्यक्ष थे। के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू इसके सदस्य थे। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा गलत है क्योंकि 55 होना चाहिए, वहाँ पर 53 होना चाहिए, 55 नहीं। इस आयोग का जो काम वो राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था और इस आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पर तीन कथन है, कौन सा सही है इसमें। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे क्या वल्लभ भाई पटेल। तीनों के तीनों कथन करेक्ट हैं इनके बारे में और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। पोट्टी श्रीरामुलु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वह एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु के संदर्भ में तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। डी है इसका आंसर। पोट्टी श्रीरामुलु एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया था। 1946 में वह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। 19 अक्टूबर 1952 में वे आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठे तथा इसी दौरान 15 सितंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। तो सारे के सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। संविधान हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतंत्र साधन प्रदान करता है।
दोनों के दोनों ये कथन सत्य हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान को अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। संविधान हमें सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। यह औपनिवेशिक दास्ता में रह रहे लोगों के लिए राजनीतिक आत्मनिर्णय की उद्घोषणा है और यह कमजोर वर्गों को उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। संविधान यह परंपरागत सत्ता से दूर रह रहे लोगों का सशक्तिकरण करता है। इसका निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान के डैश और डैश में संसद और राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 330, 332, 32, 226, 370, 371, 108, 110। क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में? अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संसद और राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 330 आएगा यहाँ पर, 332 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय स्तर तथा प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। बिल्कुल, अमेरिका में है। सी है इसका आंसर। दोनों के दोनों सही हैं ये। देखिए, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में तो इकहरी नागरिकता है। लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। ये भारत की बात हो रही है। जैसे हम में से कोई मराठी या गुजराती हो सकता है और साथ साथ भारतीय भी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ठीक है, पासपोर्ट में हम भारतीय हैं और डोमिसाइल में हम यूपी के निवासी, उत्तराखंड के निवासी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, बिहार या कोई और राज्य हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, भूमि, वायु सेवा। संघ सूची में प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है, भूमि है, हाँ वायु सेवा है, भूमि नहीं है। भूमि राज्य सूची का विषय है। तो भूमि राज्य सूची का विषय, अन्य सभी विषय संघ सूची के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? संघ सूची का विषय है यहाँ पर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बंदरगाह यहाँ पर संघ सूची का विषय है। अन्य सभी विषय राज्य सूची के हैं। पुलिस राज्य सूची का, वाणिज्यिक व्यापार राज्य सूची का, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं? युद्ध और शांति संघ सूची के विषय हैं ये तो। विदेश मामले संघ सूची का विषय। मजदूर संघ समवर्ती सूची, वन समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। तो 1, 3 और 6 को, जहाँ जहाँ 1, 3 और 6 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जहाँ जहाँ 1, 3 और 6 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 5। 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए। मजदूर संघ, वन और शिक्षा ये समवर्ती सूची से संबंधित हैं। युद्ध और शांति विदेशी मामले संघ सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। ये इंपॉर्टेंट है सारा, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? साइबर कानून है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो साइबर कानून अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब राज्य सूची का विषय, विदेशी व्यापार और मुद्रा संघ सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, पूछ रहा है। परमाणविक ऊर्जा, रेलवे, डाक और तार, मुद्रा। रेलवे संघ सूची का विषय, मुद्रा संघ सूची का विषय, डाक और तार संघ सूची का विषय, परमाणविक ऊर्जा संघ सूची का विषय। सारे के सारे तो संघ सूची के विषय हो गए। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? कौन सा नहीं है वो पूछ रहा, तो सारे के सारे हैं तो डी लगाएंगे इसका आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो संघ सूची में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्णय में सहायक कारक हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण। ठीक है, सशक्त केंद्रीय सरकार का निर्माण कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्वामित्व पर संसद का नियंत्रण है, तो बिल्कुल सशक्त केंद्रीय सरकार का हो गया ये। आपातकालीन प्रावधान, सशक्त केंद्रीय सरकार, सेंट्रल से चलता है सब कुछ। नियोजनकारी नीतियां केंद्र बनाता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, भले ही वो राज्य का राज्यपाल है, लेकिन किसके प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति कहाँ है, केंद्र में। ये भी हो गया। इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, ये भी हो गया। यहाँ दोहरी हो जाता तो नहीं होता वो। तो पांचों के पांचों हो गए, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं इसमें कुछ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए। राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप ये सब कुछ हुआ, तो सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप दिए गए सभी परिवर्तन दृष्टिगत हुए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। केंद्र राज्य दोनों, संसद। संसद के पास है, डी है इसका आंसर, सबसे अच्छा उत्तर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। और यह प्रावधान भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूचियों में शामिल किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और अपशिष्ट विषय संसद। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1962, पंजाब 1966, झारखंड 1974, सिक्किम 1974, झारखंड सन 2000। तो जो जो सुमेलित हैं पहले बोले देख लेते हैं। गुजरात 1960 ठीक है। गुजरात महाराष्ट्र दोनों 1960 में होना चाहिए। पंजाब 1966, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, झारखंड सन 2000 में। उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड सन 2000 में, मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़ सन 2000 में और बिहार से निकला झारखंड सन 2000 में। तो यहाँ जो गलत है वो दूसरा और चौथा मिसमैच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों 1960 में याद रखिएगा। पंजाब 1960 में, पंजाब 1966 में, उसके साथ हरियाणा भी 1966 अगर होता तो सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानमंडल को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सकता है। बिल्कुल ऐसा कर सकता है, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, सी है इसका आंसर। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारतीयों से, हम भारत की जनता से, हम भारतीय नागरिकों से, हम भारत के लोग से। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में या उद्देशिका में या अंग्रेजी में प्रियम्बल में संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में या उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24 पर। 25 प्रश्न एडेड हैं इसमें। चलिए, 24वां प्रश्न है, राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग करने के प्रमुख कारकों में से कौन से तथ्य शामिल हैं। शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदलना, आय के स्वतंत्र साधनों की उपलब्धता, प्रशासकीय शक्तियों पर नियंत्रण, सांस्कृतिक एवं भाषाई मुद्दे। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग करने के प्रमुख कारकों में कौन कौन से तथ्य शामिल हैं। ये तीनों चारों जितने भी तथ्य हैं शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग में दिए गए सभी तथ्य शामिल हैं। तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं कुछ इसमें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की
परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। कौन सा इसमें सत्य है? देखिए, भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ठीक है। स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघ व्यवस्था की नींव रखी। ये भी ठीक है। तो दोनों के दोनों कथन ठीक हैं। सी है इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता कुछ है नहीं। तो 25 प्रश्न थे ये। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके।